हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा और इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न अभी तक के इतिहास में आपसे पूछे गए हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में, इनका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो है 10 प्रश्न होंगे और जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ता जाएगा आप पाएंगे कि इन प्रश्नों का ऐसा विश्लेषण होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे उसके आगे पीछे कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। आइए शुभारंभ करते हैं। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। सबसे पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपका महाविस्फोटक सिद्धांत है और महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रणेता आपसे पूछे गए हैं कौन है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत कहिएगा या बिग बैंग थ्योरी कहिए, जो इसका प्रचलित नाम है, इसके प्रतिपादक कौन है आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बेल्जियम एक देश है, यूरोपीय देश, और बेल्जियम को जो है आप क्या कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं ना। यहाँ के एक भूगोलवेत्ता थे, कह लीजिएगा जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर जो है 1927 ईस्वी में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं और अब तक का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका बिग बैंग थ्योरी है। बेल्जियम की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, और यहीं पर जो है आपका नाटो का मुख्यालय भी है, तो इसकी आपसे अपेक्षा करेंगे कि बेल्जियम की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि होलियोसेंट्रिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। होलियोसेंट्रिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन है आपको बताना होगा। होलियोसेंट्रिक थ्योरी या इसी को हिंदी में आप कहते हैं सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत, है ना। सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत की अगर बात करिएगा, कापरनिकस इनका संबंध जो है यूरोपीय देश पोलैंड से है, पोलैंड, है ना। और 1543 ईस्वी में जो है ये प्रतिपादन करते हैं होलियोसेंट्रिक थ्योरी का, यानी सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत कह लीजिएगा। इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि जो सूर्य है वह हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौरमंडल का केंद्र है। तो दो तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 4 वैज्ञानिकों का नाम ऑप्शन में आपको देगा, एक ऑप्शन आपका रहेगा कापरनिकस और बाकी 3 अन्य कोई। कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से किसने सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया है। उत्तर आपका होगा कापरनिकस, है ना। या ऐसे आपसे पूछ दिया जाए कि किस विद्वान के द्वारा प्रसिद्ध होलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई है या सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया गया है। उत्तर आपको बताना होगा कापरनिकस, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत की स्थिति किस तिथि को होती है, पर्टिकुलर डेट आपको बताना है। ग्रीष्म अयनांत कहिएगा, शीत अयनांत कहिएगा, वह कंडीशन जबकि सूर्य की किरणें जो है वह लंबवत पड़ती है। 3 मुख्य रेखाएं है ना, 3 मुख्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा पे जब किरणें पड़ेंगी सूर्य की तो आपका क्या होगा, ग्रीष्म अयनांत होगा, और जब मकर रेखा पे किरणें आपकी लंबवत पड़ती है तब उस समय भी ग्रीष्म अयनांत ही आपका होगा। लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होता है, मतलब किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। मैंने आपको प्रॉपर बताया है 21 जून, है ना। 21 जून आपका वह तिथि है जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होती है कर्क रेखा पर, तो ग्रीष्म अयनांत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कब होगी, 21 जून को होगी। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है और यह दिवस आपका जो है योगा डे यानी योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। यहीं पे अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य किरणें लंबवत होती है कब होती है, 22 दिसंबर, आज से 6 दिन के बाद, है ना। 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पे होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका ग्रीष्म अयनांत होगा वह 22 दिसंबर को होगा। ये फिलहाल यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 21 जून। वर्ष का सबसे लंबा दिन भारतवासियों के लिए, यानी कर्क रेखा पे जितने भी देश हैं या कहिए उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून होगा, है ना। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पे होती है ना। 2 कंडीशन मैंने आपको बताई है,
न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। वह कंडीशन जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है उपसौर के रूप में जानी जाती है। वह स्थिति जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है अपसौर के रूप में जानी जाती है। यह न्यूनतम दूरी की बात हुई है, मतलब उपसौर की कंडीशन आपसे पूछी गई है। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी आपकी वह फिक्स डेट है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 6 करोड़ ना। तो यह चीजें याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है उपसौर की स्थिति पूछेगा 3 जनवरी, अपसौर की स्थिति पूछा जाए 4 जुलाई। दोनों तिथियां आपसे पूछी जाती हैं, अपसौर हो चाहे उपसौर हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, जीवाश्म ग्रह के नाम से आप किसे जानते हैं। हालांकि यहाँ पे ग्रह दिया गया लेकिन वास्तव में एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रमा, किसे आप जीवाश्म ग्रह कहेंगे, चंद्रमा यहाँ पे आपका उत्तर होगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करते हैं, उसको आप सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। सेलेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, सेलेनोलॉजी या सेलोग्राफी के रूप में जानी जाती है। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का कितना है, 1/4 आकार पूछेगा, 1/4 बताइएगा। अगर पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी के, तो बता दीजिएगा 1/6, है ना। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4, 1/4, और इसका गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी कितना है, 1/6 है। विज्ञान की वह शाखा जिसे आप क्या कहते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, सेलोग्राफी या सेलेनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसी को आपने क्या कहा है, जीवाश्म ग्रह का उपनाम दिया है। इसको भी आपको याद रखना होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रमा पर किस खनिज की अधिकता पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह आपसे पूछा गया है, चंद्रमा आपका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग चंद्रमा सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ही गलत है। चंद्रमा सबसे चमकीला उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला उपग्रह क्या है, उत्तर आपका यहाँ पे होगा टाइटन। सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह टाइटन है। किसका है, तो शनि जो है आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह अथवा अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स आपके होते हैं ना। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह जो है वह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है, किन 2 ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं। 2 ग्रह आपको याद रखने होंगे। टोटल ग्रहों की संख्या 8 होगी, मंगल और बृहस्पति, है ना। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिनको आप क्षुद्र ग्रह अथवा अवांतर ग्रह के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोह असातत्य कहिएगा, या अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, घनत्व संबंधी असमता है। पूछा गया है कि मोह असातत्य किन 2 परतों के मध्य पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्पेशली अगर आप टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपका कई बार रिवर्स किया गया है, पूछा गया है, रिवाइज किया गया है। मोह असातत्य धरातल की 2 परतों के बीच में कौन कौन सी है, तो क्रस्ट और मेंटल बताइएगा, है ना। क्रस्ट और मेंटल के बीच में यह आपकी असमता पाई जाती है। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, है ना, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी है। 1919 ईस्वी में इसकी खोज की जाती है। एक वैज्ञानिक थे मोहरोविकिक, है ना, मोहरोविकिक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा की गई थी। परिणाम स्वरूप इस असातत्य को, इस डिसकंटिन्यूटी को आपने क्या नाम दे दिया है, मोह डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल, या कहिए लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। इसके अलावा कुछ और डिसकंटिन्यूटी आपकी है, जैसे एक आपकी आती है गुटेनबर्ग, है ना, गुटेनबर्ग विशाट है। एक आपकी आती है रेप्टी असातत्य, एक आपकी है कोनराड असातत्य। ये कुछ ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है। गुटेनबर्ग जो आपकी है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी आपकी जो है
अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के बीच में है। और वही अगर बात करें कोनराड की, तो कोनराड आपका जो है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आपकी आएगी, है ना। तो 3-4 डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो आप बताइएगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, है ना। दूसरी चीज, कोनराड डिसकंटिन्यूटी की बात करिएगा तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में है। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। और वहीं अगर बात करिए लेहमैन डिसकंटिन्यूटी की, तो आउटर क्रोड और इनर क्रोड के बीच में आपकी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आपकी आएगी। गुटनबर्ग और विशार्ट आपकी जो है मेंटिल और क्रोड के बीच में ये आपकी होगी। तो 5 असातत्य हैं, 5 डिसकंटिन्यूटी है, किन दो परतों के बीच में है, बहुधा एग्जाम में पूछा गया है ना। किन ग्रहों को आप जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? जुड़वा ग्रह कहिएगा, पृथ्वी की बहन कह लीजिएगा, भगनी ग्रह कह लीजिए, सिस्टर ऑफ अर्थ कह लीजिए। सिंपल सा उत्तर आपका क्या होगा? शुक्र, है ना। शुक्र कहिए या वीनस कहिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और यही कारण है कि इसको आपने क्या नाम दे दिया है? वीनस, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। और पृथ्वी और शुक्र को आपने क्या कह दिया है? जुड़वा ग्रह, ट्विन प्लैनेट कहा है। मेरा आपसे प्रश्न होगा, किन ग्रहों को सहोदर भाई के रूप में भी जाना जाता है? किन ग्रहों को सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है? उन ग्रहों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, है ना। सबसे लास्ट में, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, है ना, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किन 2 पिंडों के बीच में पाई जाती है? मतलब कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और इस दूरी को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है। एक वैज्ञानिक थे गोरे, है ना। गोरे ने जो है इसकी खोज की थी और यही कारण है कि इसको आपने क्या कह दिया है? गोरे कह दिया है। तो एक छोटा सा वीडियो रहा जो स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।